तारीख थी 22 अप्रैल 2025। जगह कश्मीर का पहलगाम। लिद्दर नदी का पानी उस दिन बेहद साफ था, लेकिन शाम होते होते उसका रंग लाल होने वाला था। दोपहर के 3:15 बजे 3 संदिग्ध गाड़ियां बैसारण वैली के पास रुकती हैं। उनमें से 6 लोग उतरते हैं। उनके हाथ में AK-203 राइफल्स नहीं, बल्कि अमेरिकन M4 कार्बाइन्स थीं। वही हथियार जो अफगानिस्तान में अमेरिका ने छोड़े थे। उन्होंने पर्यटकों को नाम पूछकर अलग किया और फिर 4 मिनट तक सिर्फ गोलियां चली। 26 लोग, जिनमें 8 साल की एक बच्ची भी थी, वहीं खामोश हो गए। यह हमला 2019 के पुलवामा जैसा नहीं था। ये एक टारगेटेड सिविलियन मैसेकर था। सवाल यह था कि ये आतंकी LOC पार करके इतना अंदर आए कैसे। शुरुआती जांच में पता चला कि उन्होंने टनल रूट का इस्तेमाल किया था। शकरगढ़ सेक्टर में एक पुरानी सुरंग, जिसे BSF की रडार भी नहीं पकड़ पाई थी। देश गुस्से में था। सोशल मीडिया पर #रिवेंज ट्रेंड कर रहा था, लेकिन PMO में एक अलग ही लेवल की प्लानिंग चल रही थी। इस बार सरकार ने कड़ी निंदा वाले बयान जारी नहीं किए। NSA अजीत डोभाल ने आर्मी चीफ के साथ एक गुप्त मीटिंग की। कमरे का दरवाजा बंद था और बाहर सिर्फ एक लाइन कही गई, इस बार जवाब गोली से नहीं, तोप से दिया जाएगा। इंटेलिजेंस एजेंसियां रॉ और NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिव हो गईं। अगले 12 दिनों तक पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस का जाल बिछाया गया। हमें पता चला कि हमले के मास्टरमाइंड मुजफ्फराबाद के सेफ हाउस में नहीं, बल्कि बहावलपुर के एक मदरसे के नीचे बने बंकर में छिपे हैं। 6 मई की रात टारगेट फाइनल हुए। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर इसलिए क्योंकि ये उन 26 परिवारों के सुहाग और सम्मान की लड़ाई थी, और अब बदला लेने का समय आ चुका था। 7 मई 2025 रात के 2 बजे अंबाला और हाशिमारा एयरबेस पर सन्नाटा टूट गया। 8 राफेल और 4 मिराज 2000 जेट्स ने टेक ऑन ऑफ किया, लेकिन यह सीधा रास्ता नहीं था। रडार से बचने के लिए उन्होंने टेरन मास्किंग तकनीक का इस्तेमाल किया। इसका मतलब है पहाड़ों की आड़ लेकर बेहद नीची उड़ान भरना। पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच से होते हुए हमारे फाइटर जेट्स पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए। पाकिस्तानी रडार सिस्टम को लगा कि यह सिर्फ बादलों की हरकत है। रात 2:38 बहावलपुर। राफेल ने सीमा पार नहीं की, बल्कि सीमा के 50 किलोमीटर अंदर से ही एस्कैल्प क्रूज मिसाइलें फायर कर दी। एस्कैल्प की खासियत यह है कि यह 300 किलोमीटर दूर से ही पिन पॉइंट निशाना लगा सकती है। उधर मिराज जेट्स ने मुजफ्फराबाद के लॉन्च पैड्स पर स्पाइस 2000 बम गिराए। सिर्फ 90 सेकंड के अंदर 9 बड़े आतंकी कैंप्स मलबे में तब्दील हो गए। धमाकों की गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दी। जो आतंकी कल रात तक भारत में घुसने का प्लान बना रहे थे, वो अब इतिहास बन चुके थे। जब तक पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 जगह, तब तक भारतीय बाज जेट्स वापस अपने घोंसले में आ चुके थे। पाकिस्तान पूरी तरह से कंफ्यूज था। पहले उन्होंने हमले से इनकार किया, फिर उन्होंने कहा कि कुछ पेड़ गिरे हैं, लेकिन जब सैटेलाइट तस्वीरें सामने आईं, तो दुनिया सन्न रह गई। इमारतें गायब थीं, वहां सिर्फ काले गड्ढे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर और जैश के टॉप कमांडरों समेत 120 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। भारत ने बिना अपनी सीमा पार किए दुश्मन का दिल दहला दिया था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। पाकिस्तान जानता था कि वो फाइटर जेट्स की लड़ाई में भारत से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने वो किया जो यूक्रेन और रूस की जंग में देखा गया था। 8 मई सुबह 10 बजे उन्होंने स्वार्म ड्रोन्स लॉन्च किए। ये 1 या 2 नहीं थे, ये 150 से ज्यादा कैमिकेड्स या आत्मघाती ड्रोन्स थे। सस्ते, छोटे और रडार को धोखा देने में माहिर। इनका टारगेट मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि अमृतसर और जम्मू के रिहायशी इलाके थे। मकसद था दहशत फैलाना। यह भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा इम्तिहान था। क्या हमारी महंगी मिसाइलें इन सस्ते ड्रोन्स को रोक पाएंगी? जैसे ही ड्रोन सीमा पार आए, भारत का आकाश NG सिस्टम एक्टिव हो गया। आसमान में दिवाली जैसा नजारा था। हमारी मिसाइलें हवा में ही ड्रोन्स को भस्म कर रही थी। लेकिन चुनौती यह थी कि अगर एक ड्रोन भी बच निकला तो सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। मिसाइलों के खत्म होने का खतरा था। तब भारतीय सेना ने अपना दूसरा हथियार निकाला, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स। हमने बॉर्डर पर हाई फ्रीक्वेंसी जैमर्स ऑन कर दिए। इसने पाकिस्तानी ड्रोन्स और उनके कंट्रोल स्टेशन का संपर्क काट दिया। जो ड्रोन्स तबाही मचाने आए थे, वो अंधे हो गए और पंजाब के खेतों में पत्थरों की तरह गिरने लगे। 150 में से 142 ड्रोन्स मार गिराए गए, बाकी खाली मैदानों में फटे। भारत सुरक्षित था। पाकिस्तान की इस हरकत ने भारत का धैर्य तोड़ दिया। अब भारत ने मिलिट्री के साथ साथ इकोनॉमिक वॉर छेड़ने का फैसला किया। 9 मई को भारत ने संकेत दिया
कि वो इंडस वाटर ट्रीटी पर पुनर्विचार कर सकता है। चेनाब और झेलम का पानी रोकने की बात भर से पाकिस्तान के किसानों में हड़कंप मच गया। उनकी पूरी खेती और बिजली इसी पानी पर टिकी है। उधर अरब सागर में INS विक्रांत अपने बैटल ग्रुप के साथ कराची पोर्ट के मुहाने पर जा पहुंचा। भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी सच में बंद करने की तैयारी कर ली थी। पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका था। आसमान से बम गिर रहे थे, जमीन पर पानी रोकने की धमकी थी और समंदर में नेवी खड़ी थी। उनका खजाना खाली था और सेना का मनोबल टूटा हुआ। 10 मई दोपहर 2 बजे पाकिस्तान के DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने हॉटलाइन पर संपर्क किया। जो तेवर 22 अप्रैल को थे वो अब गायब थे। उन्होंने बिना शर्त सीज फायर की पेशकश की और वादा किया कि वो सीमा पार आतंकी लॉन्च पैड्स को खुद नष्ट करेंगे। ठीक 88 घंटे बाद ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ। इस ऑपरेशन ने दुनिया को 3 चीजें साफ कर दी। पहली, भारत की इंटेलिजेंस अब पहले से ज्यादा सटीक है। दूसरी, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के किसी भी हमले को रोक सकता है। और तीसरी, अगर भारत के नागरिकों को हाथ लगाया गया तो सेना दुश्मन के घर में घुसकर उसे खत्म करेगी। पहलगाम की वो शाम हम कभी नहीं भूलेंगे। वो 26 लोग वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनकी शहादत ने भारत को एक नई ताकत दी है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक बदला नहीं था, ये एक शपथ थी, एक नए भारत की शपथ। आज सीमाएं सुरक्षित हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे जवान जाग रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।